नमस्कार। आज हम हिंदी की एक बहुत ही दिलचस्प वैश्विक यात्रा पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में हैं और ये सिर्फ तारीखों और जगहों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह समझने की कोशिश है कि एक भाषा को दुनिया के मंच पर स्थापित करने के लिए पिछले लगभग 50 सालों में क्या-क्या प्रयास हुए हैं। और अक्सर इस विषय पर बात करते हुए एक दुविधा सबसे पहले सामने आती है। कौन सी? हिंदी से जुड़ी दो तारीखें हैं, 10 जनवरी और 14 सितंबर। लोग अक्सर इनमें उलझ जाते हैं, तो बेहतर है कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत इसी को साफ करते हुए करें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। अच्छा। तो ये भारत के अंदर की बात है। और 10 जनवरी? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका सीधा संबंध उन सम्मेलनों से है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, तो ये पहले सम्मेलन से जुड़ा है। बिल्कुल। ये तारीख पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में चुनी गई, जो 1975 में इसी दिन शुरू हुआ था। इसका मकसद ही वैश्विक है, दुनिया भर में हिंदी का प्रचार करना। तो एक राष्ट्रीय है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। एकदम सही। तो कहानी शुरू होती है 1975 से। चलिए इसकी जड़ में चलते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर शहर में 10 से 12 जनवरी तक हुआ। जी। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इसका उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। हाँ, लेकिन जो बात इसे पहले दिन से ही खास बनाती है वो थे इसके मुख्य अतिथि। कौन? मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम। अब जरा सोचिए, मॉरिशस का ही चुना जाना कितना सांकेतिक था। हाँ, मतलब किसी और देश को भी बुला सकते थे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक विदेशी मेहमान को बुलाना नहीं था। मॉरिशस एक तरह से उन गिरमिटिया देशों का नेतृत्व कर रहा था। गिरमिटिया देश, ये शब्द हमारे स्रोतों में बार बार आता है। इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये वो देश हैं जहां ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय मजदूरों को एक अनुबंध, मतलब एक एग्रीमेंट के तहत काम करने के लिए ले जाया गया था। अच्छा, तो एग्रीमेंट से गिरमिट बना। हाँ, यही एग्रीमेंट शब्द आम बोलचाल में गिरमिट बन गया और वो मजदूर गिरमिटिया। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम जैसे देशों में उनकी पीढ़ियां बस गईं और इन जगहों पर हिंदी को बचाए रखने का संघर्ष भारत से कहीं ज्यादा मुश्किल और भावनात्मक था। समझ गई। तो रामगुलाम का वहां होना इस बात का प्रतीक था कि यह सिर्फ भारत का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हिंदी भाषियों का एक साझा मंच है। और शायद इसीलिए इस पहले सम्मेलन का आदर्श वाक्य भी वसुधैव कुटुंबकम रखा गया था। पूरी दुनिया एक परिवार है। हाँ, ये सोच की विशालता को दिखाता है। उस समय 30 देशों से 122 प्रतिनिधियों का जुटना भी कोई छोटी बात नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। इसने एक नींव रखी और इस नींव के दो सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे, भारत और मॉरिशस। जी हाँ। ये पैटर्न तो हमारे स्रोतों में बहुत साफ दिखता है। अब तक कुल 12 सम्मेलन हुए हैं और इनमें से आधे 6 सिर्फ इन्हीं दो देशों में हुए हैं, 3 भारत में और 3 मॉरिशस में। ये एक मजबूत धुरी की तरह लगता है। ये एक सोचा समझा भाषाई और सांस्कृतिक रिश्ता है ना? भारत में पहला सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ। ठीक है। फिर 8 साल बाद तीसरा सम्मेलन 1983 में राजधानी नई दिल्ली में हुआ। और फिर एक लंबा गैप आया। हाँ, एक लंबे अंतराल के बाद 10वां सम्मेलन 2015 में भोपाल में आयोजित किया गया। और मॉरिशस ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई। नागपुर के ठीक अगले ही साल, मतलब 1976 में दूसरा सम्मेलन पोर्ट लुई में हुआ। ऐसा लगता है जैसे मशाल को तुरंत आगे बढ़ा दिया गया हो। बिल्कुल। और उसके बाद चौथा सम्मेलन 1993 में और 11वां 2018 में, दोनों ही पोर्ट लुई में हुए। मॉरिशस हमेशा से हिंदी के लिए एक भावनात्मक केंद्र रहा है, जहां भाषा को बचाने की छटपटाहट और गर्व दोनों महसूस किए जा सकते हैं। तो ये दो देश तो मजबूत स्तंभ बन गए। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था कि इसका लक्ष्य वैश्विक था, तो जाहिर है ये कारवां सिर्फ भारत और मॉरिशस तक ही सीमित नहीं रहा होगा। सही पकड़ा आपने। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब हिंदी की यात्रा दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचती है। अच्छा। और हर जगह का चुनाव और वहां का विषय उस क्षेत्र की कहानी कहता है। जैसे 5वां सम्मेलन 1996 में हुआ पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में। ये भी एक प्रमुख गिरमिटिया देश है। और वहां का विषय भी इसी से जुड़ा था, है ना?
अप्रवासी भारतीय और हिंदी। जी। यानी ये सीधे तौर पर उन लोगों की चिंता को संबोधित कर रहा था जो अपनी भाषा और संस्कृति से दूर थे। बिल्कुल। फिर ये कारवां अटलांटिक पार करके यूरोप पहुंचा। लंदन में। हाँ, छठा सम्मेलन 1999 में लंदन में हुआ और विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। ये एक नई चिंता को दिखाता है। सही बात है। अब सवाल सिर्फ भाषा बचाने का नहीं था। अब सवाल ये था कि प्रवासी भारतीयों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो अंग्रेजी में पली बड़ी है, उसे हिंदी से कैसे जोड़ा जाए। और फिर ये यात्रा अमेरिका पहुंची। मुझे लगता है कि 8वां सम्मेलन जो 2007 में हुआ, वो प्रतीकात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा। आप न्यूयॉर्क की बात कर रही हैं? हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुआ था। एक पल के लिए सोचिए, जिस भाषा को कभी सिर्फ भारत के गांवों और कस्बों की भाषा माना जाता था, उसकी गूंज न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में सुनाई दे रही थी। वाकई ये प्रतीकात्मक रूप से एक बहुत लंबा सफर था। ये हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने की सीधी और स्पष्ट दावेदारी थी। इस यात्रा ने अफ्रीकी महाद्वीप को भी नहीं छोड़ा। नहीं, 9वां सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। जी। और सबसे हालिया 12वां सम्मेलन 2023 में प्रशांत महासागर के एक सुंदर द्वीप फिजी में। हाँ, फिजी के नादी शहर में हुआ। नागपुर से नादी तक क्या शानदार यात्रा है। त्रिनिदाद, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहानिसबर्ग, ये सिर्फ शहरों की सूची नहीं है। नहीं, ये हिंदी के वैश्विक पदचिन्हों का एक नक्शा है। इतने बड़े बड़े आयोजन दुनिया भर के शहरों में, एक आलोचक ये भी कह सकता है कि ये सिर्फ एक तरह के सांस्कृतिक मेले हैं, जहां लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन क्या हमारे स्रोत इस धारणा को चुनौती देते हैं? क्या इन सम्मेलनों का कोई ठोस एजेंडा भी रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये सिर्फ जमावड़े नहीं है। इन दस्तावेजों को देखें तो 4 बहुत ही स्पष्ट और लगातार चले आ रहे उद्देश्य सामने आते हैं। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य राजनयिक है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दिलाना। ये प्रस्ताव तो लगभग हर सम्मेलन में दोहराया गया है। हाँ, बिल्कुल। ये लक्ष्य तो लगभग 50 साल पुराना है। हम इसके कितने करीब पहुंचे हैं? इसमें असल चुनौतियां क्या हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या इसके पीछे कोई आर्थिक बाधाएं भी हैं? दोनों ही हैं। प्रक्रिया ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्य देश, मतलब 193 में से 129 देश इसके पक्ष में वोट करें। ठीक है। इसके अलावा इसका एक बड़ा वित्तीय पहलू भी है। अनुवाद और इंटरप्रिटेशन पर जो भारी खर्च आता है, वो भी एक मुद्दा है। हाँ, उसका एक हिस्सा प्रस्ताव देने वाले देश को भी उठाना पड़ सकता है। तो ये राजनीतिक समर्थन और वित्तीय तैयारी दोनों की मांग करता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। समझ गई। दूसरा उद्देश्य तो जाहिर है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ प्रचार नहीं है, इसमें हिंदी का विकास और शोध भी शामिल है। अच्छा। तीसरा उद्देश्य बहुत भावनात्मक और सांस्कृतिक है, प्रवासी जुड़ाव। ये उन लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की कोशिश है जिनके पुरखे सालों पहले भारत छोड़ गए थे। उन्हें ये महसूस कराना कि उनकी भाषा और संस्कृति की भारत में आज भी उतनी ही कद्र है। बिल्कुल। और चौथा उद्देश्य जो मुझे आज के समय में सबसे जरूरी लगता है, वो है तकनीक से जुड़ा। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। चौथा उद्देश्य है तकनीकी विकास। शुरुआत में ये आईटी तक सीमित था, जैसे हिंदी में सॉफ्टवेयर, फॉन्ट, टाइपिंग टूल्स बनाना। लेकिन अब, जैसा कि फिजी सम्मेलन की थीम में दिखा, ये कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया है। मतलब क्या हिंदी गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, चैट जीपीटी जैसी तकनीकों की भाषा बन सकती है? यही सवाल है। ये भाषा को केवल साहित्य तक सीमित न रखकर भविष्य के लिए तैयार करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इन्हीं सब मकसदों को एक स्थायी रूप देने के लिए मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना भी की गई है ना? सही कहा। ताकि 2 सम्मेलनों के बीच भी काम चलता रहे। यह सचिवालय इन सभी गतिविधियों का समन्वय करता है और इस आंदोलन को एक संस्थागत ढांचा देता है। हमारे स्रोतों को पढ़ते हुए एक बहुत ही अनोखी चीज मिली। क्या? आमतौर पर ऐसे दस्तावेज काफी गंभीर होते हैं, लेकिन इसमें इन सभी 12 जगहों को याद रखने की कुछ बहुत ही मजेदार तरकीबें या कहें तो ट्रिक्स भी दी गई हैं। हाँ। क्या हम उन पर एक नजर डाल सकते हैं? हाँ, ये वाकई बहुत रचनात्मक है और दिखाती हैं कि जानकारी को रोचक कैसे बनाया जा सकता है। तो भारत और मॉरिशस के लिए क्या है? उनके लिए नंबर कोड बनाए गए हैं। भारत में पहला, तीसरा और 10वां सम्मेलन हुआ तो कोड है 131। 131
और ट्रिक है 131 नंबर की बस भारत में चलती है। ये तो शानदार है। और मॉरिशस का कोड है 2411, क्योंकि वहां दूसरा, चौथा और 11वां सम्मेलन हुआ। और उसकी ट्रिक है 2411 बार बार मॉरिशस चले। ये तो सच में आसान है। आगे और भी मजेदार है। छठा सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। छठा यानी 6। ट्रिक इसे लंदन की पहचान से जोड़ती है। लंदन में सर्दी = विक्स की जरूरत। 6 और विक्स, वाह! ध्वनि कितनी मिलती जुलती है। यानी ये सिर्फ रचना नहीं है, बल्कि जानकारी को किसी मजेदार कहानी या तस्वीर से जोड़ना है। अच्छा, तो 8वें सम्मेलन के लिए क्या ट्रिक है, जो न्यूयॉर्क में हुआ था? 8 मतलब 8। और न्यूयॉर्क यानी अ बिग सिटी विद अ न्यू गेट। तो ट्रिक है न्यू गेट = न्यूयॉर्क। 8 और गेट की ध्वनि एक जैसी है। कमाल है, इससे तुरंत याद आ जाता है ना? और 9वां जो जोहान्सबर्ग में था, 9 यानी 9। इसकी ट्रिक बच्चों की एक मशहूर कविता से ली गई है। जॉनी जॉनी यस पापा वाली। वही, ईटिंग शुगर नो पापा। तो नो पापा के 9 से 9वां सम्मेलन और जॉनी से जोहान्सबर्ग। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। और सबसे ताजा 12वां जो फिजी में हुआ। 12वां मतलब सबसे नया। ताजा यानी फ्रेश। तो ट्रिक है फ्रेश से बना फिज और फिज से बना फिजी। फ्रेश से फिज से फिजी, वाह! और क्योंकि ये नादी शहर में हुआ था, तो एक और लाइन जोड़ दी गई है, नया है तो नादी में हुआ। अलिया पड़ाव पर आते हैं 12वां सम्मेलन फिजी 2023। ये जानना जरूरी है कि आज के दौर में हिंदी को लेकर वैश्विक स्तर पर क्या चर्चा हो रही है। फिजी सम्मेलन कई मायनों में खास था। ये 15 से 17 फरवरी 2023 तक नादी में हुआ और इसका विषय हमारे चौथे उद्देश्य से सीधे जुड़ा था। तकनीक वाले उद्देश्य से। हाँ, विषय था हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा AI तक। ये साफ दिखाता है कि अब चर्चा केवल साहित्य या प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीक पर केंद्रित है। जी, हिंदी भविष्य की तकनीक के साथ कैसे जुड़ेगी, इस पर केंद्रित है। और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया, जो इस आयोजन के बढ़ते राजनीतिक महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल। और एक बहुत ही दिलचस्प मानवीय पहलू भी सामने आया। फिजी के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जिक्र किया कि कैसे हिंदी फिल्मों और गानों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। अच्छा। हाँ, ये हिंदी की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये सरकारों के जरिए नहीं, बल्कि सिनेमा और संगीत के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंची है। और क्या इस सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम भी निकला, कोई एक्शन आइटम? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के बाद फिजी सरकार ने अपने स्कूलों में हिंदी शिक्षा शुरू करने पर सहमति दी। वाह! ये प्रवासी जुड़ाव वाले उद्देश्य की एक सीधी और ठोस उपलब्धि है। ये दिखाता है कि ये सम्मेलन से बातचीत के मंच नहीं है, बल्कि ये ठोस नीतिगत बदलावों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद ये साफ है कि विश्व हिंदी सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है, नहीं, बल्कि ये हिंदी को एक वैश्विक संपर्क भाषा बनाने की एक निरंतर और जीवंत यात्रा है। 1975 में नागपुर से जो बीज बोया गया था, वो 2023 में नादी तक एक विशाल वृक्ष बन चुका है। सही कहा। ये वाकई दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों का एक महाकुंभ बन गया है। बिल्कुल। और अंत में एक पुरानी कहावत है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। ये सम्मेलन इसी विचार को वैश्विक मंच पर ले जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में जहां एक ओर अंग्रेजी जैसी भाषाएं हावी हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी भाषा और संस्कृति को भविष्य की तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सही बात है। ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या भाषा केवल संवाद का एक साधन है, या ये हमारी पहचान और हजारों साल के पारंपरिक ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक पुल भी है?